Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the concept trade union. So हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है. तो जब हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन का मीनिंग डिस्कस किया था तब हमने क्या डिस्कस किया था कि एक इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्री के अंदर उसके जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं. और क्या होती है? हमारी मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की. मैनेजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? उसके एम्प्लॉयर्स. तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी रिलेशन है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कैसा रिलेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशन. और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ यानी कि जो वर्कर्स हैं और उनका जो एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट है उनके बीच में अच्छे रिलेशंस हों, ताकि मैनेजमेंट जो पॉलिसीज़ बनाए, जो स्ट्रैटेजीज़ बनाए, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फॉलो करें एज वेल एज़ उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, ताकि वो अच्छे रिलेशंस को मेंटेन कर सकें एज वेल एज़ अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें. सो इसके अंदर ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हो ट्रेड यूनियन वहाँ पे इंक्लूड होती ही होती है. तो वो कैसे होती है? बिकॉज जो हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके अंदर एक पार्टी क्या है? वर्कर्स हैं. अब वर्कर ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही वर्कर होगा, 10 ही वर्कर होंगे. ऐसा भी हो सकता है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर 1000, 2000, 500 इतने वर्कर हों. तो मैनेजमेंट अब 1-to-1 रिलेशन उनके साथ मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि अब एक एक वर्कर, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 1000 वर्कर हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1000 एक एक करके मैनेजमेंट के पास जाएंगे या मैनेजमेंट हर एक 1000 में से हर एक के साथ इंडिविजुअली डील करेगी. इसीलिए वो 1000, 2000 या नंबर ऑफ वर्कर क्या करते हैं? अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं. रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देना, एक ऐसा ग्रुप बना देना जो वर्कर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट. तो जो वर्कर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है मैनेजमेंट के सामने, वो हमारी क्या होती है? ट्रेड यूनियन. तो ट्रेड यूनियन क्या हुई? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? वर्कर्स के लिए बनी है, ताकि वो क्या कर सके? वर्कर्स का जो इंटरेस्ट है, उनके जो थॉट हैं, जो भी चीज़ें वो चाहते हैं, जैसा भी फेयर वर्किंग वो चाहते हैं, उनको वो रिप्रेजेंट करे इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट. अब ट्रेड यूनियन के अंदर क्या होंगे? वर्कर्स से ही निकले हुए, यानी कि जैसे अगर ये हमारा टोटल वर्कर्स हैं तो ट्रेड यूनियन क्या होगी? इन्हीं से एक हमारी क्या बन जाएगी? ट्रेड यूनियन. यही लोग मिलके एक क्या कर देंगे? रिप्रेजेंटेशंस बना देंगे, रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, जो इनके इंटरेस्ट को हमारी जो मैनेजमेंट है उसके सामने शो करेंगे, उसके सामने रखेंगे, सो दैट वर्कर्स के साथ फेयर डीलिंग हो सके, उनकी इकोनॉमिकल एंड बेनिफिशियल जो भी चीज़ें हैं वो उन्हें प्रोवाइड की जा सकें. सो आपको ट्रेड यूनियन का मीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा. अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज डिजाइंड मेनली टू मेंटेन और इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स मेंबर. कि ये क्या है? एक एसोसिएशन है जो कौन बनाता है? एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज की एक एसोसिएशन है. एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जो वर्कर्स होते हैं. और एम्प्लॉयर कौन होते हैं? जो मैनेजमेंट. तो ये हमारी क्या है? एम्प्लॉयज या फिर वर्कर की एसोसिएशन है, जो क्यों बनाई जाती है? ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं उन्हें मेंटेन एंड इम्प्रूव किया जा सके. इसीलिए क्या होती है? ट्रेड यूनियन बनाई जाती है. अब एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन का मतलब क्या है? कि किस वर्किंग एनवायरनमेंट में उन्हें वर्क करना है, ये आपके एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आता है. उन्हें कितनी वेजेस मिलेंगी, कितनी उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग बेनिफिट उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, कितना ज़्यादा उनका अच्छा एनवायरनमेंट या सराउंडिंग उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, कैसी उनके साथ जो इंसेंटिव्स हैं वो प्रोवाइड होंगे. ये सारी चीज़ें, कितने हार्स उन्हें काम करना है, ओवर टाइम के कितने पैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आती हैं. और इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव और मेंटेन करने के लिए जो एसोसिएशन बनाई जाती है दैट इज़ ट्रेड यूनियन. For this, the employees pay an annual fee and in response to their interest are powerfully presented. इसका मतलब क्या है? कि जो हमारी ट्रेड यूनियन बनाई जाती है वो किस चीज़ के लिए बनाई जाती है? हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई जाती है, ताकि एम्प्लॉयज़ को क्या हो? उनके साथ फेयर डीलिंग हो और वो सेटिस्फाई रहें, है ना. क्योंकि हमारी एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेड यूनियन बना दी जाती है. वो ट्रेड यूनियन क्या करती है? एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को शो करती है इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट कि भाई इन्हें इतनी जो है इनकम मिलनी चाहिए, इनको ये हेल्थ बेनिफिट मिलने चाहिए, कैसी वर्किंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए, ताकि उनके साथ कुछ भी अनएथिकल या अनफेयर ना हो. तो उस ट्रेड यूनियन को काम करने के लिए, मान लो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो फेयर वेजेस प्रोवाइड नहीं करती, तो उसके लिए ट्रेड यूनियन है उसे एक्शन लेने पड़ेंगे. ऐसा हो सकता
सकता है कि उन्हें स्ट्राइक करनी पड़े, उन्हें लीगल कोई केसेस करने पड़े, तो इन सब चीज़ों के लिए खर्चा आता है। तो ट्रेड यूनियन का खर्चा कैसे चलता है, जितने भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होंगे, जिन भी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, वो सब क्या करेंगे, एक एनुअल फी पे करते हैं। एक पर्टिकुलर जो नॉमिनल या मिनिमल सा अमाउंट होता है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, जो उन्हें पे करना होता है, सो दैट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन है, वो अच्छे से वर्क कर सके। जब भी उसे पैसे लगाने हों तो उसके फंड में वो अवेलेबल हो, ताकि वो क्या कर सके, हमारे इंटरेस्ट को पावरफुली रिप्रेजेंट कर सके। A trade union is a continuous association of wage earners for the purpose of maintaining and improving the conditions of working lives। यानी कि ये किस चीज़ के लिए बनाई जाती है, ताकि आप मेंटेन कर सको एज वेल एज इम्प्रूव कर सको वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को, उनकी लाइव्स को। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड यूनियन, एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी नेचर, कि आप कभी भी किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के लिए। ये एक ऐसी एसोसिएशन है, एक ऐसा ग्रुप है जो वॉलंटरी नेचर से बनाया जाता है, कि जो जुड़ना चाहता है वो हमारी ट्रेड यूनियन के अंदर जुड़ सकता है। सो ये क्या है, वॉलंटरी नेचर का है, किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता। कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जितने भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं वो सब किस चीज़ के लिए वर्क करते हैं, वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, इंप्रूव एंड मेंटेन करने के लिए। बॉटम अप अथॉरिटी अप्रोच, बॉटम अप अथॉरिटी अप्रोच का मतलब क्या है, कि जैसे अगर आप मेनली बात करो तो ये आपकी मैनेजमेंट होती है, देन ये आपके वर्कर्स होते हैं, और यहाँ से आपको अथॉरिटी दी जाती है। तो वो क्या होती है, ये टॉप है और ये बॉटम है। तो वैसे तो रेगुलरली क्या होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो होती है अथॉरिटी के अंदर, बट ट्रेड यूनियन के केस में क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन है वो किस चीज़ के लिए है, वर्कर्स के लिए है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट को। तो ये हमारी क्या हुई, बॉटम अप अप्रोच, यानी कि बॉटम से अप की तरफ जाती है। देन मैचिंग पावर विद रिसोर्सेज, कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड यूनियन है वो क्या करती है, अपनी रिसोर्सेज और अपनी पावर को मैच करने की कोशिश करती है। जितनी बेटर उनके पास रिसोर्सेज होंगी, जितनी ज़्यादा ट्रेड यूनियन के पास रिसोर्सेज होंगी, उतनी ही ज़्यादा वो क्या होगी, पावरफुल होगी। वर्क एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर, कि जो हमारी ट्रेड यूनियन है वो क्या करती है, एज अ मेडिएटर रोल प्ले करती है, किन दोनों के बीच में, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, और आप क्या बोल सकते हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव ही तो बन जाते हैं ना, जो मैनेजमेंट के सामने अपने वर्कर्स के इंटरेस्ट को शो करते हैं। तो दोनों के बीच में एज अ मेडिएटर वो रोल प्ले करती है, कि अगर यहाँ हमारे वर्कर्स हैं, ये हमारी मैनेजमेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो मेडिएटर का रोल प्ले करती है वो हमारी क्या होती है, ट्रेड यूनियन एज अ सब सिस्टम। बिकॉज ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ट्रेड यूनियन है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हो जाती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन पूरा सिस्टम है जिसके अंदर नंबर ऑफ चीज़ें हैं, जैसे नंबर ऑफ फंक्शंस है, फाइनेंशियल है, मार्केटिंग है, ऐसे ही ट्रेड यूनियन भी एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन का सब सिस्टम हुई। नाउ रीजन्स फॉर एम्प्लॉयज़ टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियन क्यों ज्वाइन करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ट्रेड यूनियन के पार्ट होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर एम्प्लॉयज़ को कोई ऐसा लगता है कि भाई मैनेजमेंट उनके साथ सही नहीं कर रही, तो वो बार्गेन करते हैं, अपने पॉइंट को रखते हैं। एक तो वो अपना पॉइंट अकेले रखें, एक वो ट्रेड यूनियन के साथ मिल के रखें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के रखें, तो ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं। मिनिमल डिस्क्रिमिनेशन, मिनिमल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, कि कम से कम डिस्क्रिमिनेशन होगा उनके साथ, क्योंकि आप जब ट्रेड यूनियन का पार्ट बन जाते हो तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी से जुड़ जाते हो, जिसके पास काफ़ी लीगल राइट्स होते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वर्कर्स के साथ कम से कम होगा। सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट, कि एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियन क्यों भी बनाते हैं, ताकि उन्हें सिक्योरिटी मिल सके, यानी कि ट्रेड यूनियन क्या कर सकती है, उन्हें डिफेंड कर सकती है, उनके लिए सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हेल्थ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अदर बेनिफिट्स इंश्योर करती है। इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट, अगर एक ट्रेड यूनियन है तो वो क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है कि मैनेजमेंट जब कोई डिसीजन मेकिंग भी करती है ना, तो वो ट्रेड यूनियन के हर एक मीन्स ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके कंसेंट को फॉलो करती है, उसे कंसिडर करती है, ताकि आगे जाके उन्हें स्ट्राइक या लॉकआउट फेस ना करना पड़े। तो ये क्या करती है, इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करते हैं मेंबर्स का, इसीलिए भी वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेड यूनियन है तो उनके जो वर्कर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इंप्रूव हो जाती है। क्यों, क्योंकि ट्रेड यूनियन उनको श्योर करने के लिए, ट्रेड यूनियन उन्हें एश्योर करने के लिए कि आप इंपॉर्टेंट हो, हमेशा वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी रहती है। और एक ट्रेड यूनियन क्या करती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, सो दैट उनकी रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को कोई हर्ट ना कर सके, जिसकी वजह से भी ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, ज्वाइन की जाती है। जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो ट्रेड यूनियन बनाते हैं ताकि उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन रहे। बेटर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशन, बिकॉज अगर कोई मेडिएटर होगा तो वो कन्फ्लिक्ट्स को कम करेगा, जिसके थ्रू आपके अच्छे रिलेशंस बने रह सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रेड यूनियन बनाई जाती हैं जो वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, जो भी उसके मेंबर्स हैं उनको बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, यानी कि मेंबर्स जितने भी काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशन सुटेबल होनी चाहिए, जैसा वो काम कर सकें ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे काम करने में डिफिकल्टीज ना हो, ज़्यादा हैजार्डियस वो ना हो। इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज़, की एम्प्लॉयज़ को क्या मिलनी चाहिए? एक अप्रोप्रिएट सैलरी मिलनी चाहिए, इस चीज़ को इंश्योर करती है हमारी ट्रेड यूनियन। अप्रोप्रिएट सैलरी का मतलब क्या है? जितना काम वो कर रहे हैं उसकी डिजर्विंग सैलरी उन्हें मिले, ऐसा ना हो कि उन्हें अंडर वेज रखा जा रहा है, कि काम उनसे ज़्यादा निकलवाया जा रहा है बट पैसे हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं दिए जा रहे। तो ट्रेड यूनियन उनको रिप्रेजेंट करती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने की एश्योरेंस देती है। टू सिक्योर बोनस फॉर वर्कर्स, की ट्रेड यूनियन की हेल्प से वर्कर्स को क्या मिलता है? बोनस मिलता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन क्या करती है? एक्शन ले सकती है। अगर बोनस नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, एज अ ट्रेड यूनियन एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बन जाती है, तो उस टाइम वो क्या होती है? अगर वो उसको वर्कर्स के इंटरेस्ट में ऐसा लगता है कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को वॉयलेट किया जाता है, हर्ट किया जा रहा है, तो वो क्या कर सकती है? स्ट्राइक कर सकती है, काम बंद करवा सकती है। अगर बोनस की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें इंश्योर करती है कि उन्हें बोनस मिलेगा। सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट, कि ट्रेड यूनियन का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उनके लिए हैजार्डियस है, उनकी हेल्थ के लिए या उनको इंजरी कोज कर सकती है। तो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने पे फोकस करते हैं। प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस, अनदर ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? कि लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, कि जो भी मेंबर्स हैं उन्हें बताना कि किस तरीके से वो लीगली एक्शन ले सकते हैं मैनेजमेंट के अगेंस्ट, कहाँ पे उन्हें लीगली स्टैंड होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ वर्कर्स, कि ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो भी उसके वर्कर्स हैं वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी को मेंटेन कर सके, यानी कि वर्कर्स की इंपॉर्टेंस को, उनकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सके। टू प्रमोट हेल्थ वेलफेयर स्कीम्स, कि जब ट्रेड यूनियन होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हर बार मैनेजमेंट के सामने वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मैनेजमेंट के सामने ऐसे प्रपोजल्स रखती है कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसे वर्कर्स को इंश्योरेंस प्लान्स प्रोवाइड करने चाहिए, ऐसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए जो उनकी हेल्थ का वेलफेयर करें, उनकी फैमिली या डिपेंडेंट्स का वेलफेयर करें। तो इस चीज़ को प्रमोट करती है कि वर्कर्स के रिगार्डिंग इंसेंटिव्स होने चाहिए। टू सिक्योर वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के अंदर सिक्योर करती है। वो कैसे करती है? क्योंकि ये हमारी क्या है? ट्रेड यूनियन हमेशा मैनेजमेंट के साथ डील करती है, और वो किस चीज़ को शो करती है? कि वर्कर्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनकी कंडीशंस को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, जिसके थ्रू इनडायरेक्टली वर्कर्स का ही मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन हो रहा है। टू जनरेट कमिटेड इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस, यानी कि ट्रेड यूनियन क्या करती है? बिकॉज अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए ट्रेड यूनियन रिक्वायर्ड है, वो दोनों के बीच में एज अ मेडिएटर एक्ट करती है। तो इसके थ्रू क्या कर सकती है? कमिटेड इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस जो है वो बना सकती है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स के टुवर्ड्स कमिटेड हो और वर्कर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स कमिटेड हो। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन बेसिकली दो तरीके से क्लासीफाई की जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़, कि उनका मेन मोटिव क्या है काम करने का, उसमें हो सकते हैं रिफॉर्मिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि वो किन लोगों के लिए बनी है, किन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। क्राफ्ट, जनरल, इंडस्ट्रियल एंड स्टाफ यूनियन, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़, यानी कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, अपने पर्पज़ के बेस पे वो क्या करती हैं? डिटरमाइन करती हैं कि वो किस तरीके की ट्रेड यूनियन है। तो उसके अंदर आती है रिफॉर्मिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी। रिफॉर्मिस्ट का मतलब क्या है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है रिफॉर्मिस्ट, यानी कि ये कैसी यूनियन होती हैं जो कुछ चेंजेस पे फोकस करती हैं, किस पे? चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशंस पे, कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसमें कुछ चेंजेस हों। ऐसा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसीज़ बना ली, स्ट्रेटजीज बना ली, अगर ट्रेड यूनियन को ये लगता है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये सूटेबल नहीं हैं वर्कर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करती हैं? रिफॉर्म के लिए रिफॉर्म के लिए काम करती हैं कि मैनेजमेंट क्या करे, इसमें चेंजेस करें। वो कहती हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि इन्हें बिल्कुल बदल दो, कि इनको कुछ एंटायरली न्यू ही लेके आओ, ऐसा वो नहीं करती। ये इतने एग्रेसिव एक्शन नहीं लेती, ये बस क्या कहती हैं कि आपने जो बनाया है उसमें वर्कर्स का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, तो आप उन पॉइंट्स को चेंज कर दो, वहाँ पे रिफॉर्म्स या फिर अमेंडमेंट्स कर दो। तो इनका मेन एम क्या होता है? रिफॉर्म्स लेके आना, ताकि आप क्या कर सको? प्रिजर्व द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड टू मेंटेन सच टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन दैट कैन लीड टू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन, यानी कि
रिफॉर्म करोगे तो क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ का भी काम चल जाएगा, उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा, एज वेल एज जो काम आप करना चाहते हो, जो मैनेजमेंट करना चाहती है, वो भी उन पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट कर सकेगी ताकि अच्छे से काम करके कंपिटिटिव एडवांटेज को अचीव किया जा सके। तो ये किस चीज़ पे फोकस करती है? चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस पे। इसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, बिजनेस यूनियन एंड फ्रेंडली यूनियन। बिजनेस यूनियन क्या है? सच यूनियन आर सेट अप इन सच एटमोसफियर वेयर एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर रिलेशन आर हार्मोनियस। यानी कि कब बनाई जाती है? जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन जो है वो अच्छे होते हैं, उनके बीच में हार्मोनियस रिलेशंस हैं। एंड जो ये है वो बिजनेस के रिगार्डिंग वर्क में होगा। यानी कि जैसे कि आपके बिजनेस के मान लो कि जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं वो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है या वर्किंग हार से रिलेटेड है। तो हमारी जो वर्किंग हार मान लो उसके अंदर 12 घंटे दे रखा है, तो हमारी वो क्या कहती है, हमारी जो ट्रेड यूनियन है वो क्या कहती है, इसमें कुछ रिफॉर्म करो। हम ये नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बट आप इसमें कुछ चेंज कर दो कि 12 घंटे से इसे 8 या 9 घंटे कर दो, सो दैट वर्कर्स के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट किए जा सकें। तो बिजनेस से रिलेटेड वो जो रिफॉर्म यूनियन होगी जो बिजनेस से रिलेटेड रिफॉर्म करना चाहेगी, दैट इज बिजनेस यूनियन। फ्रेंडली यूनियन क्या होती है? दीज यूनियन वर्क विद द इंटेंट टू अपलिफ्ट द एम्प्लॉय मोरली, सोशली एंड इंटेलेक्चुअली। ये जो बिजनेस कंडीशंस है, यानी कि कैसी कंडीशन में वो वर्क कर रहा है, उसके बिजनेस से रिलेटेड जो रिफॉर्म कराना चाहती है, दैट इज बिजनेस यूनियन। बट जो रिफॉर्म कराना चाहती है ताकि उस एम्प्लॉय का, जो भी उनके वर्कर्स हैं, उनका मोरल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को आप इंप्रूव कर सको, कि उन्हें मीन्स उनको सेटिस्फैक्शन हो, उनको मोरालिटी लगे कि जब भी अगर ये चीज़ चेंज होगी तो इसका मतलब कुछ मोरल थिंग हो रही है, एक नैतिक, एक अच्छी चीज़ हो रही है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, इंटेलेक्चुअल थिंग हो रही है। तो उस तरीके की चीज़ें जो होंगी वो हमारी क्या होती है? फ्रेंडली यूनियन के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया, एक प्लान निकाला जो एनुअल प्लान है, उसके अंदर कोई भी फैमिली इंसेंटिव नहीं है, कि जो भी वर्कर्स उसके अंदर काम करते हैं उनके लिए कोई भी इंसेंटिव्स, उनकी फैमिली के लिए कोई इंसेंटिव वो लेके नहीं आए। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करती हैं कि उनके जो वर्कर्स हैं उनके चिल्ड्रंस की एजुकेशन का खर्चा वो उठाएंगे या फिर इंश्योरेंस का खर्चा वो उठा सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। तो ट्रेड यूनियन क्या कहती है कि भाई इस प्लान में जो भी आप लेके आए हो एनुअल प्लान, उसमें थोड़ा तो चेंज करो कि जो वर्कर्स है, अगर आप उसकी फैमिली को मीन्स एजुकेशन का अगर प्रोवाइड करते हो, एक्सपेंसेस प्रोवाइड करोगे, तो उन्हें क्या एक मोरल और सोशल जस्टिफिकेशन होगी, कि उन्हें सेटिस्फैक्शन होगी, हैप्पीनेस होगी। तो जो उसकी फ्रेंडलीनेस के लिए जो रिफॉर्म्स कराती हैं वो हमारी फ्रेंडली यूनियन में आती है। एंड बिजनेस से रिगार्डिंग जो रिफॉर्म होती है दैट इज इन बिजनेस यूनियन। तो ये हमारी क्या थी? रिफॉर्मिस्ट यूनियन। सेकंड हमारी क्या है? रिवोल्यूशनरी यूनियन। ये किसके अंदर आ रही है? पर्पस के अंदर आ रही है। तो पर्पस पहला तो क्या हो सकता है कि चेंज कराने का पर्पस है, कुछ अमेंडमेंट कराने का पर्पस है ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकें। बिजनेस से रिगार्डिंग अमेंडमेंट है तो बिजनेस यूनियन। अदर पर्पस ताकि उसकी मोरल, सोशल और इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन हो, इसलिए फ्रेंडली यूनियन। सेकंड पर्पस के रिगार्डिंग क्या है? रिवोल्यूशनरी यूनियन। वो यूनियन क्या होती है जो इनकी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ये क्या है? चेंज नहीं करवा रही, ये अग्रेसिव एक्शन पे फोकस करती है कि चेंज मत करो, इसे तो पूरा बदल ही दो। जो प्लान आप लेके आए वो बिल्कुल सही नहीं है, नया प्लान लेके आओ, इसमें चेंज नहीं करना, बिल्कुल आप नया लेके आओ। तो जो अग्रेसिव एक्शन लेती हैं वो हमारी क्या होती है? रिवोल्यूशनरी यूनियंस। नेम ही सजेस्ट कर रहा है रिवोल्यूशनरी, यानी कि क्रांतिकारी। आर बेस्ड ऑन द वाइडली प्रेफर्ड प्रिंसिपल ऑफ द पीपल, देयर प्राइम मोटिव इज टू रिप्लेस द मेन या फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड कम अप विद एंटायरली डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। यानी कि करंट में जो भी उन्होंने प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई है, अगर उन्हें वो सही नहीं लगती तो ये नहीं कहते कि चेंज करो, वो उसके अगेंस्ट बोलते हैं कि इसे बिल्कुल बदल दो, इसको खत्म करो और नया लेके आओ। वो हमारी क्या होती है? रिवोल्यूशनरी यूनियंस। देन इसके बाद हमारी आती है रिवोल्यूशनरी यूनियन के टाइप्स। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हमारी 2 होती हैं, रिफॉर्मिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी। रिफॉर्मिस्ट के अंदर बिजनेस एंड फ्रेंडली। देन रिवोल्यूशनरी के अंदर आते हैं 4, पॉलिटिकल, एनकार्चिस्ट, प्रीडेटरी एंड डिपेंडेंट यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन क्या है? जो अपनी स्ट्रेंथ शो करती हैं बाय पॉलिटिकल एक्शंस, कि वो कैसे एक्शंस करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट ले लेती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के एक्शंस के थ्रू, यानी कि कुछ पॉलिटिकल एक्शंस के थ्रू जो अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करो और नया कुछ लेके आओ। वो हमारी क्या है? पॉलिटिकल यूनियन। जो पॉलिटिक्स का सपोर्ट लेती है उनके थ्रू अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करती हैं। देन एनकार्चिस्ट यूनियन क्या होती है? ऐसी यूनियन जो क्या करती हैं? यूनियन विच टाइम टू डू डिमोलिश द प्रिवलेंट इकोनॉमिक्स सिस्टम बाय रिवोल्यूशनरी मेजर्स, कि वो क्या करती हैं? रिवोल्यूशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करती हैं, जैसे स्ट्राइक कर देना या फिर मीन्स कुछ चीज़ों को बंद कर देना, तोड़ देना, मशीनरी को तोड़ देना। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो जो रिवोल्यूशनरी मेजर्स करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे तोड़ फोड़ मचाएंगे, ऐसा काम जो करती हैं वो क्या होती है? एनकार्चिस्ट यूनियन, जिसके थ्रू लॉस भी होता है ऑर्गेनाइजेशन को। देन प्रीडेटरी यूनियन। प्रीडेटरी यूनियन कौन सी यूनियन होती है? जो एक फिक्स्ड मेथडोलॉजी फॉलो नहीं करती कि किस तरीके से उन्हें काम करना है, ये हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आती रहती हैं
कि पिछली बार मान लो वो हमारा जो प्लान आया था लास्ट टाइम जब उन्होंने अगेंस्ट वो खड़े हुए थे तो उस यूनियन ने क्या किया था कि स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक ही करेंगे, उनका कोई फिक्स जो पैटर्न नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि इस बार स्ट्राइक के बजाय वो कुछ और वर्क स्लो के ऊपर जा सकती हैं कि सब आएंगे काम पे ताकि उनको सैलरी मिलती रहे। स्ट्राइक होगी तो ऑब्वियसली उन्हें सैलरी नहीं भी मिलेगी उस दिन की, बट वो क्या करेंगे, जानबूझ के धीरे काम करेंगे। तो ये नए नए मेजर्स और टैक्टिक्स लेके आती रहती है जिस तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए। वो होती है प्रेडेटरी यूनियन। डिपेंडेंट यूनियन क्या है, वो यूनियन जिसके एक्शंस, जिसको जो पूरी तरीके से या फिर पार्शली कुछ तरीके से एक दूसरी यूनियन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ चीज़ें पॉलिटिकल यूनियन के ऊपर डिपेंड करती हूँ या फिर प्रेडेटरी के ऊपर डिपेंड करती हूँ। तो ऐसी यूनियन जो किसी और के ऊपर डिपेंड करती है, किसी अनदर यूनियन के ऊपर डिपेंड करती है, वो हमारी क्या होती है, डिपेंडेंट यूनियन। तो अभी हमने जो डिस्कस की वो किसके बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जो रिफॉर्मिस्ट, जो चेंज कराना चाहती हैं उसके अंदर बिजनेस एंड फ्रेंडली। जो रिवोल्यूशनरी यानी कि जो बिल्कुल एंटायरली न्यू लेके आना चाहती हैं उसके अंदर पॉलिटिकल, एनकार्जिस्ट, प्रेडेटरी एंड डिपेंडेंट यूनियन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, कि वो यूनियन के मेंबर कौन है, किन के लिए वो यूनियन बनी हुई है, उसके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन करते हो। तो वो आपकी क्या होती है, क्राफ्ट यूनियन, जर्नल यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन एंड स्टाफ यूनियन। क्राफ्ट यूनियन क्या है, ऐसी यूनियन जो मीन्स स्पेशलाइज्ड के लिए बनी होती है, कुछ स्पेशलाइजेशंस के लिए बनी होती है कि ये सिर्फ उनके लिए है। मान लो ये सिर्फ फाइनेंस के वर्कर्स के लिए बनी है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए बनी है, तो वो हमारी क्या होंगी, क्राफ्ट यूनियन। यानी कि जो एक स्पेसिफाइड स्किल्स के लिए, एक स्पेसिफाइड क्राफ्ट के लिए बनी होगी, वो हमारी क्या होती है, क्राफ्ट यूनियन। सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे एक यूनियन है जो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, ऐसी यूनियन जो सिर्फ टीचर्स के लिए है। थर्ड, ऐसी यूनियन हो सकती है जो सिर्फ आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए, जो आर्टिस्टिक वर्क करते हैं। तो ये क्या है, क्राफ्ट यूनियन है, जो एक स्पेसिफिक उस चीज़ के लिए, स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग के लिए बनी होती है। देन जर्नल यूनियन। जर्नल यूनियन क्या है कि इसके अंदर कोई भी मेंबर्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर क्या था, जो उसके अंडर आएगा। अगर हमने डॉक्टर्स के लिए बनाई है तो सिर्फ डॉक्टर ही इसके मेंबर हो सकते हैं। बट ये क्या है, जर्नल यूनियन है जो बेसिक यूनियन होती है, जिसके अंदर किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी लोकेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन का पर्सन उस यूनियन का मेंबर बन सकता है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट इज जर्नल यूनियन। इसका एग्जांपल क्या है, जमशेदपुर यूनियन जो है वो जर्नल यूनियन है। देन इंडस्ट्री यूनियन। इंडस्ट्री यूनियन क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की यूनियन होगी। ये क्या थी, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की यूनियन है। जर्नल यूनियन जो बेसिक यूनियन है जिसके अंदर कोई भी आ सकता है। इंडस्ट्रियल यूनियन क्या होगी, जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की यूनियन होगी। जैसे जो हमारी क्या हो सकती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की यूनियन हो सकती है, फूड इंडस्ट्री की यूनियन हो सकती है, तो अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यूनियन हो सकती है। तो ये क्या है, हमारी इंडस्ट्रीज़ की यूनियन है। अब टेक्सटाइल के अंदर चाहे वो मैनेजर्स हों, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे वो मिडल मैन्स हो, कोई भी उसका पार्ट बन सकता है, वो हमारी क्या होती है, इंडस्ट्रियल यूनियन। देन स्टाफ यूनियन। स्टाफ यूनियन क्या है, कंसिस्ट ऑफ बोथ इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट यूनियन। जो हमारी क्राफ्ट और इंडस्ट्री यूनियन को प्लस करके बनती है वो हमारी क्या होती है, स्टाफ यूनियन, जिसके अंदर एक इंडस्ट्री के अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। यहाँ पे तो जैसे डॉक्टर हैं तो सिर्फ डॉक्टर्स होंगे ना, ऐसा नहीं है कि जो कंपाउंडर्स हैं ये सब उसके अंदर हो सकते हैं। सिर्फ जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है वही क्या हो सकते हैं, क्राफ्ट यूनियन के अंदर आएंगे। बट स्टाफ यूनियन क्या है, एक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्राफ्ट के लोग क्या हो सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, स्टाफ यूनियन। तो हमारी कितनी यूनियन हुई, क्राफ्ट, जर्नल, इंडस्ट्री एंड स्टाफ यूनियन। क्राफ्ट यूनियन एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ पीपल वैसे ही उसके अंदर आ सकते हैं। जर्नल के अंदर कोई भी आ सकता है, किसी भी जगह से हो सकता है। इंडस्ट्री यूनियन सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से। स्टाफ यूनियन एक इंडस्ट्री के अलग अलग लेवल के अलग अलग क्राफ्ट के लोग, वो होती है स्टाफ यूनियन। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि हमारी यूनियन क्या होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, क्यों लोग जो करते हैं, मीन्स क्यों हमारे एम्प्लॉयज़ इनको ज्वाइन करते हैं। नाउ इंडिया के अंदर ट्रेड यूनियन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेस की जाती हैं, कि इनका साइज़ काफ़ी स्मॉल है, उतना लार्ज इनफ नहीं है कि ये ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल सके। अनइवन ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि जब से ट्रेड यूनियन बनी है वो लगातार ग्रोथ ही कर रही है। ऐसा भी हो रहा है कि उनके डिमिनिशिंग पॉइंट आ रहे हैं, फिर ग्रो कर रही हैं, फिर डिमिनिशिंग पॉइंट आ रहे हैं, तो लगातार ग्रो नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनकी उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। फाइनेंशियल पोजीशन, कि ट्रेड यूनियन की फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, उनको मनी, क्योंकि उनके जो मेंबर्स हैं वो टाइमली फ़ी पे नहीं करते। एज हमने जब मीनिंग किया तभी डिस्कस किया था कि हर मेंबर को फ़ी पे करनी होती है, बट बिकॉज मेंबर टाइमली फ़ी पे नहीं करते तो इनके पास फंड्स कम होते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे से एक्शन नहीं ले पाती। पॉलिटिकल लीडरशिप, कि जहाँ की ये ट्रेड यूनियन होती है, जिस भी जगह की होती है, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इन्हें रेगुलेट करने लग जाती हैं, वो डोमिनेट करने लग जाती है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से ये क्या है, जो हमारा इंटरेस्ट जो है वर्कर से ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे ये शिफ्ट हो जाती हैं।
मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियन, कि बहुत सी ट्रेड यूनियन है। बहुत सी ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है, एक इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रेड यूनियन लार्ज हो, उसकी बजाय स्मॉल वेरियस ट्रेड यूनियन है। तो एक ट्रेड यूनियन ये है तो अलग अलग है, तो सब अपनी इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे, क्योंकि अगर वो हार्मोनी के साथ अच्छे से काम करें तो वो बेटर कर सकती है। बट बिकॉज ऑफ मल्टीपल ट्रेड यूनियन उनकी जो वर्किंग है, डेवलपमेंट है, वो इतनी अच्छी नहीं हो पा रही। लैक ऑफ रिकॉग्निशन, अगर जो हमारी ट्रेड यूनियन जो बहुत अच्छा कर भी रही हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनकी रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स नहीं है जिसके थ्रू वो मोटिवेट हो सके। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, कि कुछ तो ट्रेड यूनियन ऐसी हैं जिनके खुद के मेंबर्स ही, यानी कि मान लो कुछ डॉक्टर्स ने बनाई है, तो जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो आधी बार तो खुद के मेंबर्स से उन्हें सपोर्ट नहीं करते। जो अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो स्ट्राइक करेंगे तो आधे मेंबर्स आते हैं, आधे नहीं आते, तो जिसकी वजह से क्या होती है, वो प्रॉब्लम है कि वो खुद ही डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे खुद के मेंबर्स ही हमें क्या करें, सपोर्ट नहीं कर रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। ऑपोजिशन बाय एम्प्लॉयर, हमेशा एक मैनेजमेंट के अगेंस्ट ही, मीन्स अगेंस्ट इन द सेंस मैनेजमेंट ये सोचती है कि जो हमारी ट्रेड यूनियन है वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के बारे में सोच रही है, तो वो हमेशा हमारे अगेंस्ट ही बोलेगी, इसलिए मैनेजमेंट उसको अपोज करती है, ट्रेड यूनियंस नहीं चाहती। कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, कि अगर जो हमारी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, अगर 10, 15, 20 लोगों ने मिलकर अगर ट्रेड यूनियन बना रखी है और इन्हीं के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो ये कैसे वर्कर और मैनेजमेंट का झगड़ा सुलझाएंगे, पहले खुद के झगड़े ही ये नहीं सुलझा पा रहे हैं। नाउ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन द लेबर फॉर स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड यूनियन, कि ट्रेड यूनियन की जो प्रॉब्लम है उन्हें स्ट्रेंथ करने के लिए, उन्हें ओवरकम करने के लिए कैसे हम ट्रेड यूनियन को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी बाय द नेशनल कमीशन ऑन द लेबर। तो उनकी क्या रिकमेंडेशन थी, फर्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ फंक्शन, कि ट्रेड यूनियन के फंक्शंस को इंप्रूव करो, उनके काम को इंप्रूव करो और ज़्यादा बनाओ, मीन्स ऑलरेडी जो वो काम कर रही है उसके अंदर और ज़्यादा फंक्शंस को ऐड कर दो, उनके काम को बढ़ा दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर वो वर्क कर सके। जैसे फेयर वेजेस के लिए भी वर्क करें, सिक्योरिटी के लिए भी वर्क कर सके, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए भी वर्क करें, उनकी लिविंग कंडीशन कैसी वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या उन्हें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ट्रेनिंग, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं, हर एस्पेक्ट पे क्या करना चाहिए, ट्रेड यूनियन को वर्क करना चाहिए, कि ट्रेड यूनियन को क्या कर दो, एनहांस कर दो, कि वर्कर से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को वो क्या करें, हैंडल करें। देन लीडरशिप, कि ट्रेड यूनियन का क्या होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, और वो जो लीडरशिप है वो ऐसा लीडर होना चाहिए जो अच्छे से फॉलो कर, मीन्स अपने फॉलोवर्स को अच्छे से लीड कर सके, अच्छे से उनसे काम निकलवा सके, ऐसा लीडर होना चाहिए। देयर शुड बी नॉट बैन ऑन नॉन एम्प्लॉय होल्डिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेड यूनियन बना रहे हो तो उस ट्रेड यूनियन के अंदर अगर 10 मेंबर हैं तो 10 के 10 उसी ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कुछ अमाउंट जो है वो आउटसाइडर भी रख सकते हो, तो बैन नहीं होना चाहिए कि आप नॉन एम्प्लॉयज़ होल्डिंग ना हो। नॉन एम्प्लॉयज़ होल्डिंग हो सकती है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है बट एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें भी आप ट्रेड यूनियन का मेंबर बना सकते हो। स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रमोट इंटरनेशनल लीडरशिप, कि इंटरनेशनल लीडरशिप पे फोकस करना चाहिए। बाहर से अगर लीडर्स होंगे तो ट्रेड यूनियन का क्या होता है, पावर भी इंक्रीज होती है। जो एक्स आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें आउटसाइडर कंसीडर नहीं करना चाहिए, वो भी आपके क्या हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं। और बाहर से जो लोग आएंगे उनकी लिमिट क्या है, 25%, कि अगर मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 लोगों की आपकी ट्रेड यूनियन बनानी है तो 25 ही उसमें से आउटसाइड हो सकते हैं, 75 आपके क्या होंगे, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के पीपल होंगे जो आपकी ट्रेड यूनियन बना रहे हैं। तो लीडरशिप आपको एक अच्छी चुननी चाहिए। तो लीडरशिप में आपको क्या ध्यान रखना है कि बाहर से लोग हो सकते हैं बट सिर्फ 25% ही हो सकते हैं। जो एक्स एम्प्लॉयज़ उन्हें आउटसाइडर कंसीडर नहीं करना है, वो इनसाइडर ही कंसीडर होंगे, और इंटरनेशनल लीडरशिप पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा क्या है, यूनियन राइवलरीज, कि यूनियन के बीच में खुद जो राइवलरीज है उन्हें कम करना चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स को कम करना चाहिए, मेंबर्स के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें कम करना चाहिए, सो दैट वो ज़्यादा बेटर वर्क कर सकें। रजिस्ट्रेशन, हर ट्रेड यूनियन का क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट कराना है तो उन्हें अपने आप को अपडेट कराना चाहिए, ताकि अगर गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेके आ रही है, प्लान लेके आ रही है, तो वो उनका बेनिफिट उठा सकें, तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन की रिकॉग्निशन पे फोकस करना चाहिए। जो यूनियन बेटर परफॉर्म कर रही है उनके लिए अवार्ड्स होने चाहिए, अप्रिशिएशन होना चाहिए, उन्हें प्रेज करना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हों और लगातार इसी तरीके से वर्क करती रहें। इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, यानी कि मेंबर्स को टाइमली अपनी फ़ी पे करनी चाहिए। कई बार गवर्नमेंट, जो उसकी स्टेट गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है, उन्हें ट्रेड यूनियन को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो सके और वो क्या कर सके, वर्क कर सके हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, और जो मेंबर्स हैं उनकी
वेरिफिकेशन करनी चाहिए ताकि वैलिड और जो लीगल मेंबर्स हैं वही इसका पार्ट ले सकें। तो क्या रिकमेंडेशन दी गई थी? पहले कि उनके फंक्शंस को एनहांस करो, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस उसके अंदर जोड़ दो। सेकंड, उनके फंक्शंस को एनहांस करने के बाद क्या है कि उसके जो भी हमारी मेंबर्स हैं उनकी लीडरशिप आपको इंटरनेशनल लीडरशिप पे फोकस करना चाहिए। कुछ आउटसाइडर्स आप इन्वॉल्व कर सकते हो जो 25% तक है, और एक्स एम्प्लॉयज़ को आपका आउटसाइडर नहीं इंक्लूड करना है। तो लीडरशिप के 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटसाइडर आप इन्वॉल्व कर सकते हो बट सिर्फ 25% तक। इंटरनेशनल जो आपके लीडर्स हैं उन्हें आप क्या करो, इन्वॉल्व करो, और जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं वो आउटसाइडर नहीं होते। उसके अलावा किस पे फोकस करना है कि यूनियन की राइवलरीज को कम कर दो, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनकी जो हमारी ट्रेड यूनियन है उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए, मेंबर्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए, और फाइनेंशियल कंडीशंस को इंप्रूव करना है। अगर ये सब रिकमेंडेशंस होंगी, अगर ये काम करेंगी, इन पे फॉलो किया जाएगा, तो हमारा फ्यूचर ऑफ ट्रेड यूनियन कैसा होगा कि हमारी अनऑर्गेनाइज से जो भी ट्रेड यूनियन है वो कैसी हो जाएंगी, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी, जो सिस्टमेटिकली रजिस्टर के साथ वर्क करती हैं, अच्छे से अपने जो भी उनके काम है उन्हें सिस्टमेटिकली परफॉर्म करती हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करती हैं। लिंकेज टू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, कि जो फॉर्मल सेक्टर है, ऑफिशियल सेक्टर से एज वेल एज इनफॉर्मल सेक्टर, दोनों के बीच में लिंकेज वो प्रोवाइड करेंगी, दोनों के लिए वो क्या करेंगी, वर्क करेंगी। एसोसिएशन विद इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, बिकॉज उसमें रिकमेंडेशन में ही था ना कि आप इंटरनेशनल लीडर्स पे फोकस करो, तो आप इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के साथ एसोसिएट होगे। फ्यूचर ये हो सकता है कि जो हमारी नेशनल ट्रेड यूनियन है वो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के साथ एसोसिएट हों, जुड़ी हों, जिसकी वजह से उनकी पावर भी इंप्रूव हो जाए। डेवलप एंड मेंटेन टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जो ट्रेड यूनियन है उनकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज इंक्रीज हो जाए, टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्क करें, ऑनलाइन वर्किंग पे फोकस करें ताकि जल्दी क्विक वो वर्क हो सके एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में वो वर्क हो सके। ऑब्टेनिंग अ वाइडर अप्रोच टू द प्रोटेक्ट राइट, क्योंकि हमने बोला था कि आप अपने फंक्शंस को एक्सपेंड करो, ये उसके अंदर था ना, पहली ही जो रिकमेंडेशन थी वो फंक्शंस को एक्सपेंड करने की थी। तो राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइडर अप्रोच पे फोकस करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर कंसिडरेशन किया जाए। एनकरेज डेमोक्रेसी इन डिसीजंस, कि जो भी हमारी ट्रेड यूनियन होगी उसके डिसीजन में क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का डोमिनेंस नहीं होगा, जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा उसी के ऊपर वो क्या करेंगी, वर्क करेंगी। कोई भी मीन्स पॉलिटिकल प्रेशर या उनके सब नहीं होगा, डेमोक्रेसी होगी। स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी शुड बी डायनेमिक, कि कोई भी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर उन्होंने कोई पॉलिसी बना रखी है, कोई स्ट्रक्चर बना रखा है तो वो चेंज नहीं हो सकता। अगर चेंज की रिक्वायरमेंट है तो वो चेंज को अडॉप्ट करेंगे, डायनेमिक होंगे, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो ये हमारे क्या है, फ्यूचर ऑफ ट्रेड यूनियन की अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, जिसकी वजह से टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी आएगी। टेक्निकल एक्सपर्टाइज आएगी तो आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रोवाइडर अप्रोच होगी, डेमोक्रेसी होगी एंड डायनामिक अप होगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।